मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के अंतर्गत पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों पर निरंतर आपसे संवाद हो रहा है और उसी श्रृंखला में आज फिर कुछ अन्य छंदों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। पिछले कालांश में आपने देखा कि किस प्रकार राधिका जी लोक सेविका के रूप में यहाँ चित्रित हुई हैं कवि हरिऔध जी के द्वारा। राधा लोक मंगल की साधिका के रूप में यहाँ चित्रित हुई हैं कवि हरिऔध जी के माध्यम से। हम उन छंदों को देखते हैं कि किस प्रकार राधिका जी पवन से संवाद कर रही हैं और पवन को दूतिका बनाकर प्रेषित कर रही हैं गोकुल से मथुरा की ओर, और गोकुल से मथुरा के मध्य आते जाते पथिकों का ध्यान रखने के लिए गोकुल से मथुरा के मध्य कोई लज्जाशीला महिला अगर पवन को मिले उसके प्रति सहानुभूति राधिका जी व्यक्त कर रही हैं। पिछले दिनों की कक्षा में हमने छंद संख्या 43 पर चर्चा की थी, जिसमें राधिका जी पवन से संवाद करती हुई कहती हैं कि यमुना के किनारे से अगर तुम विचरण करती हुई जाओ तो यमुना के नीले जल का स्पर्श कर लेना और यमुना नदी में खिले हुए रंग बिरंगे कमल के फूलों के साथ तुम क्रीड़ा कर लेना, खेल लेना, उसके साथ नृत्य कर लेना। वो नृत्य का चित्र आपने देखा था। अगले छंद की चर्चा हम करेंगे। यह छंद संख्या 44 है। प्यारे प्यारे तरु किसलयों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावे। शाख पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, तो थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे शावकों को खगों के। हरिऔध जी की कविता की एक और विशेषता सामने आ रही है कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार बार बार यहाँ दिख रहा है। जैसे प्यारे प्यारे, इससे पहले छोटी छोटी सुलहर शब्द आया था और लगभग प्रत्येक छंद ने पुनरुक्ति का प्रयोग किया है कवि हरिऔध ने। तो प्यारे प्यारे तरु किसलयों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने हुए न पावे। राधिका जी कहती हैं कि अय पवन, तुम इतनी मृदुल होकर इतने मंद मंद तुम प्रवाहित होना कि किसी वृक्ष के पत्ते टूट न पावे, और शाखा पत्रों के साथ पेड़ों के साथ तुम जब क्रीड़ा करोगी तो यह ध्यान रखना कि उन पेड़ों पर बने हुए जो पंछियों के घोंसले हैं, उनमें पंछियों के बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसका तुम ख्याल रखना। तुम्हारी गति इतनी तेज न हो कि पक्षियों के शावकों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे, इसका ख्याल तुम रखना कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। यह जो वात्सल्य की भावना है राधिका जी की, यह द्रष्टव्य है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार इन छंदों में पथिक महिला की चिंता राधिका जी कर रही हैं, श्रमित जन की चिंता राधिका जी कर रही हैं, अब चिड़ियों के बच्चों का ख्याल राधिका जी को है। और अगला जो छंद है उसमें देखें, तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं, तो मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कंठा होके खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना। वही तत्सम शब्दों की बहुलता, मंदाक्रांता छंद। इसमें भी राधिका जी पवन को संदेश देती हुई कहती हैं कि मेरी कामना है कि तुम प्रवाहित होती हुई, संचरित होती हुई सबों को शांति प्रदान करो, किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका तुम ध्यान रखना।
और राधिका जी कहती हैं कि गोकुल से मथुरा के रास्ते में अगर कोई रोगी पथिक हो, असहाय निरुपाय हो, तो उसके पास जाना, उसके अंग प्रत्यंगों को स्पर्श करना और उसे सुख पहुंचाना, उसे प्रसन्न करना, उसके दुख में और मेरे दुख में दशा को भूलकर तुम उस रोगी पथिक की सेवा शुश्रूषा करना। राधिका जी के व्यक्तित्व की यह जो करुणा का पक्ष है यह दर्शनीय है। रोगी पथिक की चिंता राधिका जी को है। जैसा कि पिछले कई कालांश में हमने चर्चा की कि हरिवंश जी ने राधिका जी के जिस व्यक्तित्व का निरूपण यहाँ हम सबके समक्ष किया है वो बिल्कुल ही 1000 वर्षों से अधिक के हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन कविता में हो या भक्तिकालीन काव्य में हो या रीतिकालीन काव्य में हो, राधिका जी का चित्रण यहाँ हरिवंश जी के माध्यम से बिल्कुल एक नए तरीके का है, आधुनिक किस्म का है। राधिका जी यहाँ लोक सेविका के रूप में है, जन कल्याणी के रूप में है, लोक मंगल की साधना करती हुई दिखती हैं। रोगी पथिक की चिंता उनको है और पवन से वे अनुनय करती हैं कि मेरी स्थिति को तुम भूल जाना, लेकिन रोगी पथिक की तुम सेवा करना, उसको शांति पहुंचाना। यह जो मानवता की सेवा का यह जो भाव है, कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने जब कहा कि अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यह जो राधिका जी का भाव है, यह जो पर दुख कातरता है, यह उदात्त है। इसलिए पिछले व्याख्यानों में भी हमने चर्चा की कि राधिका जी का जो व्यक्तित्व है वह उदात्त है, जिसे अंग्रेजी में सबलाइन कहा जाता है। द्विवेदी युगीन काव्य है और द्विवेदी युग का जो पूरा का पूरा वातावरण था वह उस समय के साहित्य में लोक सेवा का, परोपकार का, विश्व बंधुत्व का, नवजागरण का भाव छाया हुआ है। पिछले कालांश में हमने आपसे चर्चा की थी कि आर्ट फॉर लाइफ सेक, कि साहित्य को जीवन के लिए होना चाहिए, साहित्य को मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए, उसका भी निदर्शन हमें इन छंदों में, हरिवंश जी के इन छंदों में हमें उपलब्ध होता है। आगे की पंक्ति पर चलते हैं। आगे का जो छंद है, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यह छंद संख्या 46 है। अब राधिका जी कृषकों की चिंता कर रही हैं, राधिका जी किसानों की चिंता कर रही हैं और पवन से संदेश देती हुई कहती हैं कि अगर गोकुल और मथुरा के बीच में रास्ते में खेतों में तुम्हें कृषक स्त्री दिखाई पड़े और वह बिल्कुल श्रम से थकी हुई हो, तो उसके पास तुम जाना, उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके सुख पहुंचाना, अपनी शीतलता से, अपने सुवास से किसान की स्त्री के दुख को दूर करना, उन्हें प्रसन्न करना। कृषक ललना की चर्चा यहाँ राधिका जी कर रही हैं। पिछले अवतरणों में आपने देखा कि श्रमित जन की चिंता राधिका जी कर रही थी, रोगी पथिक की चिंता राधिका जी कर रही थी। अब कृषक ललना के प्रति सहानुभूति, करुणा राधिका जी के हृदय में है। इस छंद में एक बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य उभर कर सामने आता है कि किसानों के बारे में चिंता। संभवतः संपूर्ण आदिकालीन काव्य में, रीतिकालीन काव्य में और भक्तिकालीन काव्य में जहां भी राधिका जी का चित्रण हुआ है, इस तरह का चित्रण पहली बार हरिवंश जी ने यहाँ किया है, जिसमें किसानों की चर्चा की जा रही है, श्रमिकों की चर्चा की जा रही है। तो साहित्य में यथार्थ का यहाँ चित्रण हो रहा है, साहित्य में सामाजिक जो सच्चाई है उसका चित्रण हो रहा है। द्विवेदी युगीन यह काव्य है और आप जानते हैं कि साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के तहत हमारा देश गुलाम था और हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। उस जमाने की यह कविता है और किसानों की दुर्दशा हुई थी उस जमाने में। अंग्रेजों ने भारतीय धन का निष्कासन किया था, जिसको इतिहासकार ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। दादा भाई नौरोजी से लेकर के और बहुत सारे उस समय के विद्वानों ने इस भारत की जो अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान हुआ था अंग्रेजों की नीतियों के कारण, उसका वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में किया हुआ है। तो यहाँ कृषकों की जो दुर्दशा है उस यथार्थ
का, उस वास्तविकता का चित्र हमें मिलता है हरिऔध जी के द्वारा। तो यह एक तरह से किसान विमर्श की शुरुआत का यह छंद है। कृषकों के प्रति सहानुभूति, किसानों के प्रति सहानुभूति, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति, यह एक बहुत बड़ी बात है इस कविता के द्वारा। ऐसा लगता है कि हरिऔध जी कृषक विमर्श शुरू कर रहे हैं अपने इस छंद के माध्यम से। बाद के समय में जब द्विवेदी युगीन कविता के बाद जब छायावाद का आंदोलन शुरू हुआ हिंदी काव्य में, उसके बाद प्रगतिवाद आया, तो छायावादी कवि महाप्राण निराला ने किसान की दुर्दशा का चित्रण किया था और बादल से कहा था कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। उसी प्रकार से राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त ने किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया कि किस प्रकार से खेत में वो जेठ की चिलचिलाती धूप में वो काम करते हैं, वे अन्नदाता हैं, लेकिन उनकी खुद की जो जिंदगी है कितनी फटेहाल है, कितनी कितनी गरीबी उनकी जिंदगी में है। तो उस पर उन्होंने लिखा है बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तमाशा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा, साधक कृषक सुनित सुना सुखा कर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। बाद के दिनों में प्रगतिवादी काव्य आंदोलन जब हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी किसान की इस दुर्दशा का चित्रण अपने काव्य के माध्यम से किया। दिनकर जी लिखते हैं, जेठ हो कि पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे बैल का संग कभी जीवन में ऐसा याम नहीं है, मुख में जीभ शक्ति भुज में जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहां सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। बाद के दिनों में केदारनाथ अग्रवाल ने भी किसानों के बारे में लिखा कि यह धरती है केवल किसान की, यह धरती है केवल किसान की, नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, नहीं रंक की, नहीं राव की, यह धरती है केवल किसान की। तो किसान की चिंता यहां राधिका जी कर रही हैं। यह एक आधुनिक बोध है, एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है, जिसकी चर्चा लगातार पिछले व्याख्यानों में हमने आपसे की है। तो कृषक ललना की चिंता राधिका जी कर रही हैं और पवन से अनुरोध कर रही हैं कि कृषक ललना, कृषक स्त्री अगर श्रांता हो, क्लांता हो, दुखी हो, थकी हारी हो, परिश्रम से थकी हो, तो उनके दुख को तुम दूर करना। और पंक्तियों को देखें, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो, और आसमान से बादल का कोई टुकड़ा गुजर रहा हो तो उसे अपने झोंके से उस बादल के टुकड़े के तुम उस क्लांता, उस थकी हारी कृषक स्त्री के ऊपर लाना और उसको मृदुल छाया प्रदान करना, जिससे कि उसे शांति मिले, उस सुखद छाया में उसे शांति मिले। तो यह राधिका जी की परदुख कातरता का भाव हम देख रहे हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं, उद्यानों में, सुभुवन में, वाटिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभित द्रुमों में आते जाते न रंग रहना और न आसक्त होना, कुंजों में और कमल कुल में, वीथिका में, वनों में। शब्दों में अब क्षिप्रता आ गई है। उद्यान, उपवन, वाटिका, सर, तरु, पत्र शोभित द्रुम, इसमें राधिका जी कह रही हैं कि ऐ पवन, इनमें तुम रंग मत जानना। ये जो रमणीय दृश्य मिलेंगे, उद्यान मिलेंगे, उपवन मिलेंगे, वाटिका मिलेंगी, सर मिलेंगे, ताल तलैया मिलेंगे, गोकुल से मथुरा के बीच रास्ते में तुम्हें रमणीय सारे के सारे दृश्य मिलेंगे, कुंज लताएं, द्रुम मिलेंगे, उसमें तुम मगन मत हो जाना, मशगूल मत हो जाना, अपने उद्देश्य को ध्यान रखना, अपने गंतव्य को ध्यान रखना, अपने अभीष्ट को ध्यान रखना। और राधिका जी अनुरोध करती हैं कि आते जाते उन कुंज लताओं की जो रमणीयता है, जो कमनीयता है, उसमें तुम मग्न मशगूल होकर के अपने उद्देश्य को मत भूल जाना। यह राधिका जी अनुरोध करती हैं। आज के व्याख्यान में इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा।